हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम कॉमन कैटनरी देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? जैसे ये हमारा कैटेनरी, ये हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी, लोवेस्ट पॉइंट हो गया यहाँ पे सी। इसको ले लो ओरिजिन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए। तो हम लोगों ने इस पे क्या किया था? एक पॉइंट पी लिया था जिस पे लेंथ ऑफ आर्क कितना आ रहा था? एस आ रहा था। इस पॉइंट पी पे क्या ऐड करता था? एक टेंशन ऐड करता था। याद आ रहा है पिछले वाला लेक्चर? यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट पे भी एक टेंशन ऐड करता था। ये टेंशन क्यों ऐड कर रहा है? क्योंकि ये जो वेट ऑफ पार्ट सीपी है ये कैसा ऐड करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका वेट हमने लिया था वेट पर यूनिट लेंथ डब्ल्यू। यहाँ पे लेंथ कितनी है? एस, तो डब्ल्यू एस का वेट नीचे की ओर खींचेगा। इसकी वजह से यहाँ पे टेंशन जनरेट होगा। अपर पार्ट में टी टेंशन जा रहा है, लोअर पार्ट में टी नॉट टेंशन जा रहा है। टी ऐड कर रहा है एट एन एंगल जाए, कर रहा है ऐसा। ये यूज करके हम लोगों ने कल दो इक्वेशंस को किया था डिराइव, किए थे। पहली जो इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किए थे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। देखे थे आप लोगों ने इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी क्या आई थी हमारे पास? एस इज इक्वल टू सी टेंस आई। देखे थे ऐसा। फिर उसके बाद हम लोगों ने निकाला था कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या आई थी हमारी? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, ये हम लोगों ने निकाला था। कहाँ गया हमारा? y इक्वल्स टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। उम्मीद है ये दो इक्वेशंस आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। कौन कौन से याद करना है? एक तो y इक्वल्स टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और दूसरा याद रखना है s इज इक्वल्स टू सी टेंस आई। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? s इक्वल्स टू सी टेंस आई, और दूसरा y is equals to c cos hyperbolic x upon c। और अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग जब ये इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे मैंने आपको बताया था o से लेके c तक के डिस्टेंस को हम लेते थे स्मॉल c। ये क्या होता था? पैरामीटर ऑफ कैटेनरी होता था। तो यहाँ पे जो टी नॉट टेंशन रहता था इसको हम कैसे इक्वल लेते थे? टी नॉट टेंशन को हम इक्वल लेते थे वेट ऑफ स्ट्रिंग जिसकी लेंथ कितनी हो? सी। तो डब्ल्यू हो गया वेट पर यूनिट लेंथ, सी हो गया लेंथ। तो जो आपका टेंशन रहेगा वो कैसे इक्वल रहेगा? डब्ल्यू सी से इक्वल रहेगा पक्के में। यहाँ पे जब आप ये टी को रिजॉल्व करते तो दो कंपोनेंट आते थे। एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। अगर यहाँ का एंगल जाए तो यहाँ का भी एंगल क्या आएगा? जाए। जाए का पड़ोसी कौन होता है? कॉस। दूर का रिश्तेदार कौन होता है? साइन। तो हम लोगों ने देखा था जितनी फोर्स राइट में जा रही है यानी टी कॉस जाए, वो इक्वल रहेंगे जितनी फोर्स लेफ्ट में जा रही है यानी टी नॉट से। जितनी फोर्स ऊपर की ओर जा रही मतलब टी साइन जाए, वो इक्वल रहेगा जितनी फोर्स नीचे की ओर आ रही जो है डब्ल्यू एस से इक्वल रहेगा। अब आपको है ना कुछ कुछ चीजें और याद रखना है। यहाँ पे ना एक वर्ड यूज होता है स्पैन निकालने के लिए। याद रखिएगा स्पैन की वैल्यू रहती है 2 टाइम्स एक्स। अब ये स्पैन क्या होता है? आपको ऊपर दो एंड पॉइंट दिख रहे हैं स्ट्रिंग के, एक ए और एक बी। तो ये जो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं? स्पैन कहते हैं। और इसकी वैल्यू कैसे इक्वल रहती है? 2x से इक्वल रहती है। कैसे इक्वल रहती है? 2x से इक्वल रहती है। अगर मैं इनका ये जो एक्सिस पे पॉइंट है इसको ले लू डी, तो पॉइंट सी से लेके डी तक इसे हम कहते हैं सैग। क्या कहते हैं? पॉइंट सी से लेके डी तक की वैल्यू को सैग कहते हैं। यानी जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे नीचे तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? सैग कहेंगे। याद रहेगा पक्के में? तो अगर मैं पूरा y कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ यानी O से लेके D तक का डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो पहले मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा? O से C तक जाना पड़ेगा और फिर C से D तक जाना पड़ेगा।
तो O से लेके D तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा पूरा का पूरा y कोऑर्डिनेट कितना है उसका, इज इक्वल टू O से लेके C तक का डिस्टेंस होता है स्मॉल c, और C से लेके D तक का डिस्टेंस होता है सैग होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। यहाँ पे पॉइंट C को आप वर्टेक्स कहते हैं, जो लोवेस्ट पॉइंट है उसे याद रहेगी इतनी चीजें। उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से याद रहेगी। अब हमें क्या करना है, और इम्पोर्टेंट रिलेशंस को डिराइव करना है। अब वो डिराइव करने के बाद आपका काम ये रहेगा कि जितने फॉर्मूले में लिखते जा रहा हूँ सबके सब आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चंस में कुछ भी दम नहीं रहेगा। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्लीज आपका पहला काम क्या रहेगा, जितने फॉर्मूले हमारा मास्टर लिखाते जा रहा है पूरे के पूरे फॉर्मूले हमें रट्टा होने चाहिए। फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए हम अब रिलेशंस डिराइव करेंगे। जो हम पहली रिलेशन डिराइव करेंगे वो होगा रिलेशन बिटवीन S and X, रिलेशन बिटवीन S and X। अब आपको कह रहा है आपको S और X दोनों के बीच में रिलेशन को डिराइव करना है। तो चलिए हमें S के पहली रिलेशन कौन सी याद है, S इज इक्वल टू सी टैन जाय। यहीं से शुरुआत करते हैं। S की वैल्यू क्या होती है, सी टैन जाय होती है। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या, S इज इक्वल टू सी टैन जाय। टैन जाय क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कैसे निकालते हैं, dy बाय dx से। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, c टाइम्स dy बाय dx। रीजन क्या आएगा, सिंस टैन जाय इक्वल रहता है dy बाय dx से। कल देखा था हमने ये सब चीजें। अब हमारे पास y की वैल्यू है क्या, है हमारे पास y भी है। तो हम y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो s की वैल्यू क्या आ जाएंगी, c d अपॉन dx ऑफ y की वैल्यू क्या है, c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c आएगा, सिंस y की वैल्यू है c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c आएगा। c कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। तो c पहले से एक बाहर था, एक और c को बाहर लेके आ गए तो आ जाएगा c का स्क्वायर। cos हाइपरबोलिक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक थीटा। थीटा की जगह क्या है, x अपॉन सी। तो देखो यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, x अपॉन c आ गया। तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं d अपॉन डी एक्स ऑफ x अपॉन सी लूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन सी कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। किस तरीके से निकाले समझाना, सबको याद रखना। हाइपरबोलिक रहा तो कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक होता है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, लेकिन कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन होता है। याद रहेगा पक्के में। तो देखें यहाँ पे c डिवीजन में, ये c मल्टीप्लीकेशन में, एक c और उसका स्क्वायर कैंसिल। तो s की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से s की वैल्यू आ गई c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c आ गया। तो s मिल गया आपको c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो देखो y की वैल्यू क्या है, c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। s की वैल्यू क्या है, c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो अब नेक्स्ट रिलेशन जो आपको याद रखना है वो कौन सा है, s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। याद रखेंगे। उसके बाद आपको कौन सी रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन s एंड y। रिलेशन बिटवीन s एंड y। s और y की रिलेशन निकालने के लिए देखो मुझे s में क्या दिख रहा है, s मुझे दिख रहा है c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। y क्या दिख रहा है, c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। मुझे हाइपरबोलिक के टर्म्स में कोई रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री में पता है क्या, पता है। क्या पता है मुझे कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है,
कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस का स्क्वायर चाहिए, तो पहले इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो मैं लूंगा वाई स्क्वायर, और इधर साइड क्या आ जाएगा, इसका जो आपका राइट हैंड साइड, देखो लेफ्ट का स्क्वायर ले तो राइट का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा सी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी आएगा। ये चीज कैसे निकाले समझा ना आपने, बस इस वैल्यू का क्या ले लिए, स्क्वायर ले लिए। फिर उसके बाद मुझे कौन सा साइन चाहिए, माइनस, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया माइनस। फिर मैं क्या करूंगा, दूसरी वैल्यू का साइन का स्क्वायर चाहिए, साइन का स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे एस का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा एस का स्क्वायर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी आएगा ऐसा। अब देखिए यहाँ पे भी सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर को निकाल लेता हूं कॉमन, तो क्या बचेगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हाइपरबोलिक में अगर आ जाए तो उनके बीच का सब्ट्रैक्शन कितना होता है, 1, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, सिंस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस एस स्क्वायर इधर गया तो प्लस एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट रिलेशन मुझे याद रखना है वो क्या है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू एस का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। याद रहेगा, y का स्क्वायर क्या आएगा, एस का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट रिलेशन मुझे चाहिए y और z के बीच में, तो रिलेशन बिटवीन y एंड z। अब मुझे y को रिलेट करना है z के साथ, और देखो मेरे को ऊपर एक इक्वेशन दिख रही है क्या, y का स्क्वायर इक्वल है s का स्क्वायर प्लस c के स्क्वायर से। मेरे पास y और s की वैल्यू है क्या, यहाँ पे मेरे पास y और s दोनों के दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। s मेरे पास y के टर्म्स में है क्या, है, तो देखो मेरे को क्या मिल जाएगा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे s का स्क्वायर, s की वैल्यू होगी c tan जाए उसका स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर आएगा, तो क्या मिलेगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर, tan का स्क्वायर tan स्क्वायर जाए प्लस c का स्क्वायर, c स्क्वायर को निकाल लो कॉमन, तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर जाए प्लस 1। और अगर आप लोगों को याद हो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं ऐसा, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर जाए का इक्वल लेंगे सेक स्क्वायर जाए की, तो सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा सेक स्क्वायर जाए से। मतलब आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया, वाई स्क्वायर को इक्वल निकाल लिया सी स्क्वायर सेक स्क्वायर जाए से, टेकिंग स्क्वायर रूट, वाई की वैल्यू क्या आएंगी, सी सेक जाए। तो नेक्स्ट रिलेशन मुझे ये याद रखना है, y की वैल्यू क्या आएंगी, सी सेक जाए आएगी। प्लीज ये जो रिलेशंस मैं लिखाते जा रहा हूं वो सबके सब रिलेशंस आपको क्या करना है, याद करना है अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आप यही रिलेशंस यूज करने वाले हैं। और जो लास्ट रिलेशन, सॉरी सेकेंड लास्ट रिलेशन आपको निकालना है वो है रिलेशन बिटवीन x एंड y। नेक्स्ट रिलेशन किसके बीच में चाहिए, x और y के बीच में चाहिए। अब x और y को निकालने के लिए ना आपको याद रखना है, आप रिलेशन लेंगे dx अपॉन dy के बीच में, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, x और y के बीच का रिलेशन, तो मैंने x को लिया dx में, y को लिया dy में। अब आप एक चीज बताइए, x और y को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं क्या हम, नहीं, हमें कोई ना कोई इंटरमीडिएटरी लगेगा कि जिसके थ्रू हम इसको करें, तो हम उसी से लेंगे s लेंगे, तो हम लेंगे dx डिवाइड बाय ds इंटू ds डिवाइड बाय dy। ये याद है ये क्या है,
ये है चेन रूल। आपने यहाँ पे ds को इंट्रोड्यूस किया, यानी मेरे को अगर x का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू z, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं x को डिफरेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू s और फिर s को डिफरेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू z। कर सकते हैं ऐसा। ये करने का फायदा क्या है, मेरे पास s की वैल्यू है, हमने अभी देखा था s का ऐसे इक्वल है c tan z से, तो मैं यहाँ पे s की वैल्यू इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। सेकेंड चीज, ये वाला डायग्राम याद है, कल मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया था ये वाला डायग्राम, कि हम इसको डिनोट करते हैं dx से, इसको डिनोट करते हैं dy से, इसको डिनोट करते हैं ds से, और यहाँ पे आता है एंगल xi। अब देखो मुझे काय की वैल्यू चाहिए, dx अपॉन ds की चाहिए। dx कौन सा साइड है xi का, एडजेसेंट। एडजेसेंट के लिए क्या आता है, cos। तो अगर मैं यहाँ पे cos xi की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, एडजेसेंट, यानी dx अपॉन हाइपोटेनस यानी ds आएगा। अगर मैं इसी तरीके से साइन xi की वैल्यू निकालना चाहूं तो बताओ क्या आएगा, साइन क्या आएगा, अपोजिट यानी dy अपॉन हाइपोटेनस यानी ds। लेकिन इसकी अभी जरूरत है क्या, नहीं, इसकी है। काय की वैल्यू चाहिए हमें, dx अपॉन ds की, तो क्या आ जाएंगी वैल्यू, cos xi इंटू डी अपॉन डी xi ऑफ s। s की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे, c tan xi, c tan xi आएगा। तो यहाँ पे s की वैल्यू हो गई c tan xi एंड dx अपॉन ds की वैल्यू हो गई cos xi। कैसे निकाल रहे समझ रहा है ना, ये सब चीजें आप हल्की हल्की याद रखिएगा। तो बताइए क्या मिलेंगे यहाँ से आपको मिल जाएगा cos xi, डेरिवेटिव c कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। tan का डेरिवेटिव, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा sec स्क्वायर xi। तो यहाँ से हमें dx अपॉन डी xi की वैल्यू क्या मिलेंगी, c आ गया, cos और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, देखो sec स्क्वायर xi है और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में cos xi है। ऐसा मैं sec स्क्वायर xi को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos स्क्वायर xi लिख सकता हूँ। तो एक cos और उसका स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो 1 अपॉन cos क्या आ जाएगा, sec। तो इसका आंसर आ जाएगा sec xi। समझे कैसे निकाले वाली स्टेप, हमने सिंगल स्टेप पे सॉल्व किया है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमें तो x और xi के बीच में रिलेशन चाहिए था, डेरिवेटिव के टर्म्स में चाहिए था क्या, नहीं, तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डी xi को xi की तरफ भेज दीजिए, तो dx की वैल्यू आ जाएंगे c sec xi इंटू डी xi। अब क्या कर देंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू c कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, यहाँ पे आ जाएगा sec xi डी xi प्लस, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वेयर c1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ऐसा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, dx का इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू c जैसा था वैसा, sec थीटा का इंटीग्रेशन log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, तो आ जाएगा log ऑफ sec xi प्लस tan xi प्लस c1 आएगा ऐसा। अब मुझे यहां से इस कांस्टेंट को हटाना है। मुझे याद है मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि जितने कांस्टेंट आते हैं उनका आंसर क्या आता है, 0 आता है। कहां पे निकालते हैं हम उसे, हमेशा लोवेस्ट पॉइंट पे निकालते हैं। तो आप लिखेंगे एट लोवेस्ट पॉइंट सी। लोवेस्ट पॉइंट सी में एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। ये वाला पॉइंट किस पे है, वाई एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। ऊपर से अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो वो कैसी आ रही है, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, यानी dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 0। क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तो xi एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। यहाँ पे xi की भी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि वहां पे जो टेंजेंट रहेंगे वो पैरेलल रहेंगे किसको, एक्स एक्सिस को रहेगी। तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगे, x आ गया 0 इज इक्वल टू c log ऑफ sec xi की वैल्यू है 0, sec 0 कितना होता है 1, tan 0 कितना होता है 0 प्लस c1 log 1 कितना होता है 0,
इसका मतलब C1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 आ गई। तो आ गया फिर से हमारा कांस्टेंट 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या इससे इक्वल मिल गई हमें, C log ऑफ sec xi प्लस tan xi। और यही निकालना था हमें। रिलेशन बिटवीन x एंड xi रहेगा, रिलेशन बिटवीन x एंड xi। अब लास्ट जो आपको याद रखना है वो है रिलेशन बिटवीन टेंशन T एंड y। अब हमें टेंशन T और y के बीच का रिलेशन निकालना है। अब आप ये डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम में हमने क्या बोला, जितनी फोर्स ऊपर की ओर जा रही है उतनी ही फोर्स नीचे की ओर आ रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था कि हमारा जो T sin xi रहेगा वो इक्वल रहेगा WS से, निकाला था ऐसा। और सेकंड हमने क्या निकाला था, जितनी फोर्स राइट को जा रही है वो इक्वल रहेगी जितनी फोर्स लेफ्ट को जा रही है। तो आप दोनों में से किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को सॉल्व करने के तरीके से फिर हमारा आंसर निकालने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। अगर मैं इसे लेके सॉल्व करता हूं, जितनी फोर्स लेफ्ट को जा रही है उतनी राइट को जाएंगी, मतलब T cos xi इक्वल रहेगा T नॉट से। T cos xi इक्वल रहेगा T नॉट से। तो बताओ T की वैल्यू क्या आ जाएंगी, T नॉट याद है हम क्या लेते थे, T नॉट था हमारा टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, जिसको हम इक्वल लेते थे किससे, वेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ C। तो कितना आता था उसकी वैल्यू WC। तो T नॉट की वैल्यू आ जाएंगी WC। यहाँ पे कॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा। तो इस तरीके से हमारी T की वैल्यू क्या आ जाएंगी, T आ जाएगा WC। 1 cos की वैल्यू क्या हो जाएंगी, sec xi होगा। और C sec xi हमने निकाला है क्या, हमने अभी रिलेशन में निकाला है। कहाँ गया, y इज इक्वल टू C sec xi निकाला है। तो मैं यहीं से लिख सकता हूँ T की वैल्यू आ जाएंगी C sec xi की जगह आ जाएगा y। तो आ जाएगा T इक्वल टू WY आ जाएगा। सेम चीज मैं क्या काय को लेके सॉल्व कर सकता था, जितनी फोर्स ऊपर की ओर जा रही है उतनी फोर्स नीचे की ओर जा रही है। मतलब ऊपर की ओर कितनी फोर्स जा रही थी, T sin xi, कितनी फोर्स नीचे की ओर आ रही थी, WS आ रही थी, याद है सबको। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता, T इज इक्वल टू W, यहाँ पे ये sin xi मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में। अब देखो S की वैल्यू, S हम लोगों ने निकाला था C tan xi निकाला था। तो मैं यहाँ पे S के जगह डाल सकता हूँ C tan xi। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो आ जाएगा WC sin xi बाय कॉस xi लिख सकता। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में पहले से क्या प्रेजेंट था, sin xi, साइन साइन कैंसल, तो क्या बचा WC 1 cos क्या होगा, sec xi। और हमने अभी देखा C sec xi का एक वैल्यू है y की है, तो T की वैल्यू का ऐसे इक्वल आ जाएंगी WY से इक्वल आ जाएगी। तो इतने रिलेशंस अब आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। इतने रिलेशंस अगर आप लोगों को याद रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला रिलेशन हमें याद रखना है वो कौन सा है, S इज इक्वल टू C tan xi। पहला रिलेशन ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, y इज इक्वल टू C cos हाइपरबोलिक x अपॉन C। ये दो रिलेशन हमने कल याद किए थे। T नॉट का ऐसे इक्वल रहता है, T नॉट इक्वल रहता है WC से। अभी हमने T का रिलेशन निकाला, T का ऐसे इक्वल रहता है WY से इक्वल रहता है। फिर उसके बाद हमने X का रिलेशन निकाला था। X की वैल्यू क्या आती है, C log ऑफ sec xi प्लस tan xi। ये वाला एक रिलेशन निकाला था हम लोगों ने।
और कौन सा रिलेशन निकाले हमने यहाँ पे? और हम लोगों ने y इज इक्वल टू सी सेक जाए, y इज इक्वल टू सी सेक जाए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एक कोई रिलेशन था हमारा जो था s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। तो इतने रिलेशंस आपको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इतने रिलेशंस यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछ सकता है। तो लिखिए पहला क्वेश्चन, a rope of length 2L is suspended between 2 points at same level and the lowest point of the rope is b units below the point of suspension, show that the horizontal component of tension, show that the horizontal component of tension is W into L square minus B square divided by 2B, where W is weight per unit length of rope। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रोप है आपके पास जिसकी लेंथ है 2L और इसको आपने सस्पेंड करके रखा है 2 पॉइंट एट सेम लेवल। तो 2 पॉइंट है सेम लेवल पे, तो मैं लेता हूं पहले पॉइंट को A, दूसरे पॉइंट को B, और इससे मैंने रोप को कर दिया इस तरीके से सस्पेंड। वाह, रुको पहले मैं रोप बना लेता हूं, फिर उसके बाद पॉइंट लेता हूं। आ गया, तो आ गया पॉइंट A, ये आ गया पॉइंट B, और ये रोप हो गई सस्पेंड। ये A और B सेम लेवल पे है, इसका हम C को ले लेंगे हमारा लोवेस्ट पॉइंट। ले लिया, यहाँ पे C आ गया हमारे लिए हमारा लोवेस्ट पॉइंट। यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैं दिखाता हूं D से। ये जो आपकी रोप है इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2L है। तो A से लेके B तक की वैल्यू कितनी रहेंगी? 2L। तो अगर मैं C को ले रहा हूं, दोनों को सेम पॉइंट से, अगर मैं एक धागा पकड़ू, धागे को अगर मैं ऐसा टंगा के रखूं, तो टंगाने के बाद यहां से ऊपर की ओर जाने में धागे को जो टोटल डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा? हाफ रहेगा। तो अगर ये वाली लेंथ को मैं नापना चाहूं तो यहां से लेके यहां तक हो जाएंगी L, और यहां से लेके यहां तक हो जाएगी L। समझा? टोटल लेंथ कितनी थी? 2L। तो मैंने इसे टंगा दिया, तो यहां से नीचे आने के लिए L हो गया, वापस ऊपर जाने के लिए L हो गया। तो L प्लस L, टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2L हो गई। और आपको अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हमें क्या बोल रहा है, ये जो लोवेस्ट पॉइंट है रोप का वो B यूनिट नीचे है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या हो गया? AB, और AB की लाइन में मैंने नया पॉइंट ले लिया हूं D।
यानी ये दिखा रहा है पूरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रहा है। तो इससे कितना नीचे है, बी यूनिट्स नीचे है हमारा पॉइंट सी। तो यहां से लेके ये नीचे तक की लेंथ हमें दी हुई है कितनी, बी यूनिट दी हुई है। आपको बोल रहा है आपको दिखाना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, टी नॉट रहेगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे कहीं पे पॉइंट पी लेने से अच्छा डायरेक्ट इस बी पे ले लेंगे पॉइंट पी, मतलब बी को ही दिखा देंगे कि हम यहां पे ले रहे हैं हमारा टेंशन। ऐसा दिखाने का फायदा क्या हुआ, समझ में आया आपको। अब मुझे लेंथ ऑफ आर्क मतलब एस का ऐसे इक्वल मिल जाएगा बी से लेके सी तक के डिस्टेंस में। आपको अगर याद हो इस तरीके से अगर आपका कर्व बन रहा था, यहाँ पे पॉइंट सी था, यहाँ पे पॉइंट बी था, तो हमने यहाँ पे पॉइंट पी लिया था। तो सी से लेके पी तक के डिस्टेंस को हम डिनोट करते थे एस से। तो एस क्या डिनोट करता था, वो लेंथ जहां पे आप दिखा रहे हो कि इन दो पॉइंट पे मैंने सस्पेंड करके रखा हूं, तो इसका वेट नीचे की ओर एक्ट करता था, तो टेंशन एक यहां पे आता था, एक टेंशन यहां पे आता था। तो जहां जहां पे टेंशन आ रहा है वो डिपेंड करता है आपने कौन सा पॉइंट लिए। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट सी को पी को हटा दिया और ये वाले पॉइंट पी को ले लिया हूं बी में। ये करने से फायदा क्या हुआ, ये करने से फायदा ये हो गया कि मुझे लेंथ ऑफ आर्क यानी एस की वैल्यू डायरेक्टली इक्वल टू एल पता चल गई। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने रोप को इस तरीके से टंगा के रखा है तो जितना नीचे आने में डिस्टेंस रहेगा उतना ही ऊपर जाने में डिस्टेंस रहेगा। तो लेंथ ऑफ आर्क सीधी निकाल सकता हूं मैं, ये जो टोटल लेंथ है उसका हाफ हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टेंशन ले रहे हैं हमारे अपर पॉइंट पे। तो हमने क्या किया, अब ये पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। अब हम लोग ऐसा ले रहे हैं कि ये हो गया हमारा लोवेस्ट पॉइंट सी, यहाँ पे टी नॉट एक्ट करेगा, और ये हो गया हमारा अपर पॉइंट पी। अब हम यहाँ पे टेंशन को ले रहे हैं, मतलब मैंने क्या किया, अब लेंथ ऑफ आर्क कंसीडर किया हूं बी से लेके सी तक के डिस्टेंस को करें, इसको हमने कंसीडर कर लिया लेंथ ऑफ आर्क यानी इक्वल रहेगा एस से। तो उम्मीद है समझाऊंगा आपको। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाना, आपको दिखाना टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है, टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट। इसकी वैल्यू मुझे ये दिखाना है। इजी है। तो चलिए अब यहाँ पे बताए थे हम, हमें दे रहा है रोप ऑफ लेंथ 2L, ये सस्पेंड कर रहे हैं आप 2 पॉइंट में। तो आप लिखेंगे हियर अ रोप ऑफ लेंथ 2L is suspended between 2 points। अब दोनों पॉइंट के नाम दे दो, A and B at same level and the lowest point कौन सा हो गया, C is B units below the point of suspension। आ गया ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो देयरफॉर यहां पे अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क लेना चाहूं, लेंथ ऑफ आर्क कैसे इक्वल आ जाएगा, L से, क्योंकि लेंथ है टोटल 2L, तो नीचे L आई फिर वापस ऊपर 2L गई। तो हम ये नीचे से ऊपर जाने वाले पार्ट को ले रहे हैं, तो टोटल लेंथ ऑफ आर्क किससे इक्वल आ जाएगा, दिस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से, तो इक्वल आ जाएगा L से। समझ में आया ना पक्के में, क्योंकि ये स्ट्रिंग का ये वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है L, ये वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है L, तो L प्लस L टोटल कितना हो गया था 2L। समझ में आया। तो मैंने उसमें नीचे से ऊपर जाने वाले पार्ट की यानी सिर्फ आधे टुकड़े की लेंथ को कंसीडर किया है लेंथ ऑफ आर्क। ले लिए यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद बताइए आपको क्या दिया हुआ है, W दिया हुआ है वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ रो। W इज वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ रो। हमें दिखाना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन यानी का इक्वल दिखाना है, टी नॉट की वैल्यू दिखाना है। टी नॉट का फॉर्मूला क्या याद है आपको, टी नॉट इक्वल होता है W C से। तो आप चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो
दैट क्या पता है हमें, टी नॉट की वैल्यू इक्वल होती है डब्ल्यू सी से होती है। तो मुझे दिख गया कि यहाँ पे आंसर में डब्ल्यू चाहिए, डब्ल्यू तो आ गया, सी नहीं आना चाहिए। सी के जगह ये पूरी वैल्यू हमें लेके आना है, जो एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2b। अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, मतलब मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ऐसा फॉर्मूला जिसमें स्क्वायर बने। मेरे पास s की वैल्यू तो है, s इक्वल है l से। मुझे अब इस रिलेशन में b को भी लेके आना है। यहाँ पे रिलेशन किसके बीच में है, y s और c के बीच में। तो देखो y क्या होता है, पूरा का पूरा y कोऑर्डिनेट इस डायग्राम में होता है। मैं अगर ये वाले पॉइंट को नाम दे दूं o, तो मुझे एक चीज पता है, क्या पता है कि y की वैल्यू इक्वल होती है o से लेके c तक का डिस्टेंस, उसके बाद c से लेके d तक का डिस्टेंस। ये होगा पूरा y कंपोनेंट, होगा पक्के में। अब ये y कंपोनेंट निकालने के लिए o से लेके c तक का डिस्टेंस मुझे पता है, क्या पता है, वो कितना होता है स्मॉल c, प्लस c से लेके d तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज, मुझे पता चल गया y की वैल्यू इक्वल है c प्लस b से है। ऑल्सो मेरे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल होता है एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज को, y का स्क्वायर मतलब c प्लस बी का स्क्वायर, ये इक्वल होता है s का स्क्वायर, s की वैल्यू क्या है l का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर। c की तो वैल्यू निकालना है हमें, यहाँ पे निकालना है। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल रहेगा एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। ये प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, क्यों, यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मुझे काय की वैल्यू चाहिए, सी की, तो चलिए सी को खाली करते, तो 2bc जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, इधर गया तो माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिलेंगी, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2b मिलेगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 बताइए क्या मिलेगा, टी नॉट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इक्वल है डब्लू इंटू सी से। सी की वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2b, यही है। टी इज इक्वल टू डब्लू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2b, which is the required horizontal component of टेंशन। इजीली निकाल लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L is to be suspended from 2 points A and B in the same horizontal line so that the either terminal tension is n times tension at n times tension at the lowest point
show that the span AB must be L divided by square root of n square minus 1 log of n plus square root of n square minus 1 ऐसा दिया हुआ है। अब आपको क्या कह रहा है, एक चेन है लेंथ L की, इसको आप सस्पेंड कर रहे हैं दो पॉइंट से जो कैसे हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में। चलिए ए बी दो पॉइंट हो गए जो है सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में। ये हो गया हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारी वाई एक्सिस, हो गई। उसके बाद लोवेस्ट पॉइंट को नाम देते हैं हम सी। लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन को दिखाते हैं टी नॉट से। अब देखो यहाँ पे कह रहा है टेंशन एट आइदर टर्मिनल, ठीक है, तो दोनों टर्मिनल में से ए और बी में से आप किसी भी टर्मिनल में ले सकते हो। तो मैं यहां पे ले लेता हूं टेंशन टी। तो टी पे टेंशन कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है। ये पॉइंट बी पे टच हो रहा है, ठीक है ना, लाइन सीधी नहीं जा रही मुझसे, आएगा। तो ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, जाय एंगल बना रहा है। अब आप देखिए ये यूनिफॉर्म चेन है, तो जो नीचे की ओर जितना डिस्टेंस आएगा उतना ही डिस्टेंस वापस ऊपर की ओर आएगा। तो टोटल डिस्टेंस है इसका L। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आएगा L/2, और वापस यहां से ऊपर जाते हो डिस्टेंस कितना आएगा L/2 आएगा। आपने दोनों धागों को ऐसा पकड़ के रखा है, तो ऊपर से नीचे आते वक्त हाफ ऑफ लेंथ, नीचे से ऊपर जाते वक्त अनदर हाफ ऑफ लेंथ, तो L/2 टोटल लेंथ होगी हमारी L। हो गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है ये नीचे वाला डिस्टेंस कितना होता है, O से C तक का डिस्टेंस होता है C। स्पैन की वैल्यू मैंने बताया था, स्पैन की वैल्यू रहती है इक्वल टू ए बी, और ए बी की वैल्यू इक्वल रहती है 2 टाइम्स एक्स से रहती है। बताया था मैंने कि स्पैन की वैल्यू काय से इक्वल रहती है, 2 टाइम्स एक्स से इक्वल रहती है। और एक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े थे, क्या रहता है, सी log ऑफ sec जाय प्लस tan जाय। तो हमें वो वैल्यू यूज करके वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, here a uniform chain of length L is suspended from 2 points A and B in same horizontal line C is the lowest point। C क्या हमारे लिए lowest point, the terminal tension is n times टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट। इतनी चीजें हमें दिया हुआ है, दैट इज टर्मिनल टेंशन। टर्मिनल टेंशन कैसे डिनोट कर रहे हैं हम, टी से। ये इक्वल है n टाइम्स टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, कितना है, टी नॉट से आएगा। अब आप एक चीज बताइए, आपके पास t और t नॉट दोनों की वैल्यूज है क्या, है। मुझे पता है t होता है W y से इक्वल, तो यहाँ पे आप रीजन डाल देंगे सिंस
टी इक्वल है डब्ल्यू वाई से एंड टी नॉट इक्वल होता है डब्ल्यू सी से, वेयर डब्ल्यू इज वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ, अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, चेन, तो आप लिखेंगे यूनिफॉर्म चेन। समझ में आया? जो लैंग्वेज आपको पेपर में दिया हुआ है आप सेम लैंग्वेज को यूज करेंगे। उसने चेन बोला है तो आप भी चेन लिखेंगे, उसने स्ट्रिंग बोला है तो आप भी स्ट्रिंग लिखेंगे, उसने रोप बोला है तो आप भी रोप लिखेंगे। समझ में आया पक्के में? तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू। टी, टी क्या है, डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू एन टाइम टी नॉट क्या है, डब्ल्यू सी, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसल, तो वाई की वैल्यू इक्वल आएंगी एन टाइम्स सी से। आई क्या मिल गया मुझे, y इक्वल मिल गया n टाइम्स c से, मिल गया। अभी देखते हैं इसका हमें आगे कहीं पे यूज पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो जितनी भी चीजें बनते जा रही है हमारे पास, हम उसको इक्वेशन देते जाएंगे और देखेंगे कहीं पे आगे जाके हमें इसका काम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। वैसे तो इसका काम पड़ना चाहिए, क्योंकि बिना इसको यूज करे हमारा आंसर निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं अब ये कहाँ पे यूज होता है आपके लिए। अब आप देखिए आपको क्या दिया हुआ है, हमें निकालना है स्पैन। We know that span AB, span AB का ऐसे इक्वल रहता है 2 टाइम्स x से, तो इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स x की वैल्यू क्या बताया था मास्टर ने, c log ऑफ sec xi प्लस tan xi, c log ऑफ sec xi प्लस tan xi आएगा ऐसा। तो अब मुझे स्पैन की वैल्यू लेके आना है l अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 और फिर अंदर चाहिए लॉग ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1। तो देखो यहाँ पे मेरे पास स्पैन में क्या क्या वैल्यू आ रही है, सामने आ रहा है 2c। ये 2c को मुझे कैसे तो भी इस वैल्यू से रिप्लेस करना है, और लॉग के अंदर देखिए sec xi tan xi, इसे इस वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो मुझे अब सबसे पहले किसे ढूंढना पड़ेगा, sec xi को ढूंढना पड़ेगा। किसे ढूंढना पड़ेगा, sec xi को ढूंढना पड़ेगा। अब sec xi की कोई रिलेशन आपको डायरेक्टली याद आ रही है क्या, आ रही है, हमने y और sec xi के बीच की रिलेशन को पढ़ा हुआ है। y इक्वल रहता है c sec xi से, कैसे इक्वल रहता है, c sec xi से। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, we know that y is equals to c sec xi, होता है ऐसा। तो यहां से मेरे पास sec xi की वैल्यू क्या आ जाएंगी, y बाय c, यानी मैं sec xi को कैसे इक्वल लिख सकता हूं, देखो y की वैल्यू इक्वल है n c से, तो y बाय c काय की वैल्यू आ जाएंगी n की आ जाएंगी। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4 और यहाँ पे रीजन डाल देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए मुझे सेक की तो वैल्यू मिल गई, नेक्स्ट काय की वैल्यू चाहिए मुझे, नेक्स्ट मुझे वैल्यू चाहिए टैन की, चाहिए क्योंकि यहाँ पे सेक xi प्लस टैन xi, सेक से मैं टैन निकाल सकता हूं क्या, निकाल सकता हूं। ऑल्सो सेक स्क्वायर xi की वैल्यू आती है 1 प्लस टैन स्क्वायर xi, सेक की वैल्यू क्या निकाले n, तो यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर xi, तो यहां से टैन स्क्वायर xi टैन स्क्वायर xi की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, यहाँ पे प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1, तो आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टैन xi की वैल्यू क्या आ जाएंगी, स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 आ जाएंगी। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 3, सॉरी 3 नहीं 4 तक दे चुके थे, हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। तब आप देखिए आपके पास क्या क्या वैल्यू आ गई, मुझे स्पैन चाहिए, स्पैन क्या रहता है 2c log ऑफ sec xi प्लस tan xi, तो sec xi की जगह वैल्यू आ गई मेरी n,
tan की जगह वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, तो n स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों का जुगाड़ मेरा हो गया। अब बस इसका जुगाड़ होना मेरे लिए बाकी है, जो क्या है l डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, इसका जुगाड़ करना है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है ना, तो इसके लिए मुझे ऐसा रिलेशन यूज करना पड़ेगा जिसमें स्क्वायर है। तो हमें पता है वी हैव, क्या है हमारे पास, एक फॉर्मूला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वाई की वैल्यू क्या है एन सी, तो आ जाएगा एन सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एस का स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एस रहेगा हमारे पास एल बाय टू। आप चाहे यहाँ पे ऐसा लिख दो एंड एस इज इक्वल टू एल बाय टू। एस क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, वो दो पॉइंट के बीच क्या जहां पे आपने टेंशन को कंसीडर किया। मैंने टेंशन एक जगह पे लिया हूं पॉइंट बी पे, एक जगह पे लिया हूं पॉइंट सी पे, क्योंकि देखो यहाँ पे टर्मिनल टेंशन की बात कर रहा था, मतलब सबसे कोंटे वाले पार्ट में, और लोवेस्ट पॉइंट की बात कर रहा था। तो वो भी कितना कर्व ले रहा है, हाफ कर्व ले रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा हाफ कर्व लेते, तो एस की वैल्यू आ गई यहाँ पे एल बाय टू, तो आ जाएगा एल बाय टू का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर इधर गया तो माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाय टू का स्क्वायर आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा, यहाँ पे सी स्क्वायर को निकाल लो कॉमन, तो यहाँ से बचेगा एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 4 आएगा। ये एन स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगे एल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 टाइम्स एन स्क्वायर माइनस 1 टेकिंग स्क्वायर रूट। सी की वैल्यू क्या आ जाएंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एल 4 का स्क्वायर है 2 का, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1, इक्वेशन नंबर 6। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, एल डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगा, अभी आपको क्योंकि यहाँ पे पेज के पेज में दिखे करके ऐसा लिख रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 3 में मुझे स्पैन मिल रहा है, इसमें चाहिए 2 टाइम्स सी, सी किस में मिला है 6, उसके बाद चाहिए सेक, सेक किस में मिला है 4, एंड tan चाहिए, tan किस पे मिला है 5। वी गेट, क्या मिलेगा आपको, स्पैन ऑफ ए बी जिसकी वैल्यू इक्वल थी 2x से, वो आ जाएगा 2 टाइम्स सी, सी की वैल्यू क्या है एल डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 लॉग ऑफ सेक्साई, सेक्साई की वैल्यू क्या है एन प्लस टेंजाई, टेंजाई की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस, आएगा ऐसा। अब यहाँ पे कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या आपको, 2 और 2 हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ से स्पैन ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, एल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 लॉग ऑफ एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1। अगर आप ख्याल से देखें तो आपको यही प्रूव करना था। तो आप देख रहे हैं अगर आपको रिलेशंस याद नहीं है फिर आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। तो आपका पहला काम क्या है, बैठो अच्छे से ठंडे दिमाग से, सबसे पहले बैठ के पूरी के पूरी रिलेशंस को अच्छे से याद करो। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। A uniform chain, a uniform chain has a horizontal span of 96 feet and tension at upper end and tension at upper end is twice that of lowest point of catenary, lowest point of catenary
formed show that the length of chain is 96 root 3 divided by log of 2 plus root 3। चलिए अब क्या कह रहा है, एक यूनिफॉर्म चेन है जिसका हॉरिजॉन्टल स्पैन आपको दिया हुआ है ए बी, जिसकी वैल्यू दी है 96। तो अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लू इसे, तो ये आ गया मेरे लिए हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हो गया ए बी, हो गया। ये स्पैन की वैल्यू मुझे दिया हुआ है, यहाँ पे जो स्पैन है उसकी वैल्यू दिया हुआ है 96 दिया हुआ है। फिर आएगा यहाँ पे उसका लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट को हम डिनोट करेंगे सी। वो पॉइंट ओ से कितने की दूरी पे रहता है, सी की दूरी पे रहता है। टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट को हम डिनोट कर देंगे टी नॉट से। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट को मैं डिनोट कर दूंगा टी से, जो एक्ट होगा एट एन एंगल ऑफ जाय करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आया सबको। अब आपको कह रहा है कि यहाँ पे टेंशन जो अपर एंड में यानी टी की वैल्यू, ये ट्वाइस है किस पे, टेंशन एट लोअर एंड से यानी टी नॉट से। तो आपको प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होंगे 96 रूट 3 लॉग ऑफ प्लस रूट 3, ऐसा दिया हुआ है। अब देखो मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चाहूं तो L ले सकता हूं, चाहूं तो 2L ले सकता हूं, डिपेंड करता है मुझे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को लूंगा 2L तो मेरी S की लेंथ का ऐसे इक्वल आ जाएंगी L से। अगर मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को लूंगा L तो मेरी यहाँ पे जो S की वैल्यू रहेंगी वो कितनी आएंगी, L बाय 2 आएगी। तो मैं L लेके सॉल्व करता हूँ, क्या कह रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। अगर मैं ले रहा हूँ L, सपोज मैंने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या लिया हूँ L, तो आप इमेजिन करो आपने धागों को दो कोंटों से पकड़ के रखा है, पूरा नीचे से ऊपर जाने के लिए लेंथ है L। तो सीधी सी बात है, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा, ये पॉइंट A है, पॉइंट A से नीचे आया लोवेस्ट पॉइंट, तो ये आधी दूरी हो गई यानी L बाय 2। फिर यहां से वापस ऊपर गया तो बचा हुआ L बाय 2, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस L बाय 2 हो जाएगा। फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस L बाय 2 हो जाएगा। और ये L बाय 2 को मैं ले लूंगा लेंथ ऑफ R। क्यों, क्योंकि मैंने टेंशन एक इस पॉइंट पे लिया हूं, दूसरा इस पॉइंट पे लिया हूं। तो ये जो टोटल जो दो पॉइंट पे टेंशन एक्ट कर रहे हैं उनके बीच की लेंथ होती है लेंथ ऑफ R। और मैंने क्या किया, एक सबसे नीचे वाला पॉइंट एक सबसे ऊपर वाला पॉइंट लिया, यानी मैंने टोटल जो आपकी चेन थी उसकी आधी लेंथ लिया हूं। तो मैंने टोटल लेंथ लिया था L, तो लेंथ ऑफ R हो जाएगा उसका आधा यानी L बाय 2 हो जाएगा। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूनिफॉर्म चेन which is suspended from two points A and B which are in a horizontal line has span of 96 feet है ऐसा। C is the lowest point, C is the lowest point of the catenary form। C हो गया मेरे लिए लोवेस्ट पॉइंट। तो हियर क्या दिया हुआ है मुझे, टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट और टेंशन एट अपर पॉइंट के बीच का रिलेशन। तो हियर T इक्वल हो जाएगा किससे, टेंशन एट अपर एंड इज ट्वाइस एट लोवेस्ट, आ जाएगा T टाइम्स T नॉट। तो T की वैल्यू इक्वल आ गई 2 टाइम्स T नॉट से। आगे कैसे आई समझा सबको। फिर उसके बाद आप चाहो तो ये भी मेंशन कर सकते, वेयर T इज टेंशन एट
point B and T naught is horizontal tension, T naught is horizontal tension at point C। चाहो तो कर सकते, नहीं भी करूंगा तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए बताइए टी की वैल्यू काय से इक्वल रहती है? डब्ल्यू बाय से। ये इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स टी नॉट की वैल्यू काय से इक्वल रहती है? डब्ल्यू सी। तो सिंस टी इक्वल आता है डब्ल्यू बाय से, टी नॉट इक्वल आता है डब्ल्यू सी से, वेयर डब्ल्यू इज वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म चेन। आएगा डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसर, तो y की वैल्यू इक्वल आ जाएंगे 2 टाइम्स c से। आ गया यहां तक? उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें दिखाना है लेंथ ऑफ चेन की वैल्यू ये आ जाए, यानी वाली वैल्यू इक्वल दिखाना है l से। अच्छा, हमने लेंथ ऑफ चेन को दिखाया गया यहाँ पे? नहीं, तो आपको लिखना पड़ेगा अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ l आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? ऑल्सो हमारा जो लेंथ ऑफ आर्क है s, ये कैसे इक्वल है? l बाय 2 से इक्वल है ऐसा। यहां तक आ गया सबका। अब मुझे यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है क्या? हॉरिजॉन्टल स्पैन की वैल्यू दी हुई है। तो स्पैन ए से लेके बी तक की वैल्यू ये इक्वल रहता है 2 टाइम्स एक्स से। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 96 दी हुई है। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 96 का हाफ, यानी आ जाएगा यहाँ पे 48 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 48 आ गई। वी नो दैट क्या पता है आपको? x की रिलेशन, x की वैल्यू क्या होती है? c log ऑफ sec xi प्लस tan xi होती है। तो यहां पे मेरे पास किस किस चीज की वैल्यू होनी चाहिए? x की होनी चाहिए, है क्या? है। c की होनी चाहिए। अब मुझे c का रिलेशन ढूंढना पड़ेगा इधर से कि मैं उसको l से रिलेट कर सकूं। फिर log ऑफ sec xi tan xi, तो मुझे sec और tan की वैल्यू चाहिए। तो मैं किसकी निकालूंगा? sec की। अगर sec मिल गया तो tan तो आराम से मिल ही जाएगा। तो ना अब आप बताओ, आप y को यूज करके sec आराम से निकाल सकते हैं, पढ़े थे हम लोगों ने। y का ऐसे इक्वल रहता है c sec xi से रहता है। y की वैल्यू कितनी है? 2c, तो 2c इक्वल रहेगा 2 sec xi से, सॉरी c sec xi से रहेगा। y के जगह आ गया 2c, तो आ गया 2c इज इक्वल टू c sec xi, c कैंसल, तो sec xi की वैल्यू का ऐसे इक्वल आ गई 2 से इक्वल आ गई। अगर आपके पास sec xi की वैल्यू है तो tan निकालना हार्ड है क्या? नहीं, tan तो बड़े आराम से निकल जाएगा आपका, क्योंकि हमें पता है sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे प्लस 1 इधर गया तो -1, ये वैल्यू हो जाएंगी tan स्क्वायर xi की। तो बताओ tan स्क्वायर xi की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 4 - 1 जो हो जाएगा 3, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो tan xi की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? √3 आ जाएगी। उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप बताइए, इतना पूरा सॉल्व करने से हमारा काम जमा क्या? अभी तक नहीं जमा। क्यों? क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की चाहिए। तो मुझे यहाँ पे L की वैल्यू चाहिए। L की वैल्यू लाने के लिए मुझे S को लेके आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है S की वैल्यू है यहाँ पे L बाय 2, तो मैं L की वैल्यू 2 टाइम्स ऐसा करके ले सकता हूं। तो मुझे अब ये पूरी रिलेशंस यूज करके कैसे तो भी इन्हें L से रिलेट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे? वी हैव, हमारे पास एक रिलेशन है, कौन सी? y स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। y का स्क्वायर यानी 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर इज इक्वल टू s का स्क्वायर। s की वैल्यू क्या है? l बाय 2, तो l का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस
सी का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर, इधर गया तो माइनस सी स्क्वायर, 4c स्क्वायर में से सी स्क्वायर गया तो आ जाएगा 3c स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 4 आएगा। तो यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएंगे, एल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 जैसा था वैसे यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ गया एल, 4 का स्क्वायर है 2 का, और ये आ गया रूट 3 आ गया। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो अब पूरी की पूरी वैल्यू उठाओ और डाल दो यहाँ पे, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है क्या, नहीं, x हमारे पास है, तो इक्वेशन 4 बिकम्स x कितना है 48 इज इक्वल टू c कितना है l बाय 2 रूट 3 लॉग ऑफ सेक्साई कितना है 2 प्लस टेंजाई कितना है रूट 3 आएगा ऐसा। हमें l की वैल्यू चाहिए, तो l के साथ जितनी वैल्यू है सबको हकेलना शुरू कर दो। l इज इक्वल टू यहाँ पे 2 डिवीजन में इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 48 2 जार आ जाएगा 96, रूट 3 डिवीजन में इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगे, डिवीजन में तो आ जाएगा डिवाइड बाय लॉग ऑफ 2 प्लस रूट 3, और यही आपको प्रूव करना था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 96 रूट 3 डिवाइड बाय लॉग ऑफ 2 प्लस रूट 3, 96 रूट 3 डिवाइड बाय लॉग ऑफ 2 प्लस रूट 3, तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आप सबको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।